हॉकाई सीरीज के 5th और 6th एपिसोड का ब्रेकडाउन जल्दी ही करता, पर मैंने पहले डेयरडेविल का तीसरा सीजन दोबारा देखना जरूरी समझा ताकि मैं क्लियर कर पाऊं कि ये किंगपिन वही है। तो बेसिकली किंगपिन का हॉकाई सीरीज में दिखना फैंस को जितना पसंद आया उससे ज्यादा उसकी फाइनल फाइट अजीब लगी। प्लस माया लोपेज का उसे गोली मारना भी फैंस को अलग कंफ्यूजन के साथ छोड़ गया। हालांकि ये पहली डिज्नी प्लस सीरीज थी जिसने हमें किसी एवेंजर का ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशन दिखाया। जो सबको लगा था कि विलन हो सकता है पर हमें पता था विलन नहीं होगा, वो असली में भी विलन नहीं निकला। रोलेक्स वॉच किसको बिलोंग करती है यही पता चला और एक नई हॉकाई हमारे सामने आई। सब पिछले वेडनेसडे से पहले एक्साइटेड थे हॉकाई के फाइनल एपिसोड के लिए। मैं 3 बार स्पाइडरमैन नो वे होम देख चुका था, उसमें चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल को देखकर मैं और एक्साइटेड था इस एपिसोड को लेकर। पर जब एपिसोड खत्म हुआ तो वो बात नहीं आई जो सोची थी, और इसका सबसे बड़ा रीजन था कि किंगपिन हमें उस जोश में नहीं दिखा जिस जोश में हम उसे नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज में देखते आए हैं। हॉकाई की फाइनल फाइट अच्छी थी पर केट बिशप किंगपिन को उसी कफलिंग के ट्रिक शॉट से हरा पाई, ये बात कुछ जमी नहीं। और इसका मेन रीजन ये है कि जिस किंगपिन को हम इतने टाइम से देखते आए हैं वो हमेशा सामने वाले से 5-6 स्टेप आगे ही रहा है। उसकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है जिसकी उसने चिंता करी है और उसमें इंसानियत जैसी कोई चीज नहीं है। तो ऐसे आदमी को संभालने में डेयरडेविल की भी हालत खराब हो गई। तो एक न्यू हॉकाई से उसे हारता देखना थोड़ा सा अजीब इसीलिए लगा। हालांकि यही सीन हमें यही बता रहा है कि केट बिशप एवेंजर्स मटेरियल है। हमने इस साल दूसरी बार स्नैप के रिवर्सल को देखा और इसका असर क्या होता है ये भी हमें समझ आया। और येलेना का स्नैप से वापस आकर ये जानना कि उसकी बहन के सैक्रिफाइस से ही सब ठीक हुआ है, इसी फैक्ट ने हॉकाई को उसका टारगेट बना दिया। हालांकि फाइनल फाइट में जब क्लिंट ने नताशा का विसल यूज किया येलेना का भरोसा जीतने के लिए तो ये सही में बहुत अच्छा टच था। प्लस नताशा रोमानॉफ के कैरेक्टर को जितना अच्छा गुड बाय इस सीरीज में मिला उतना तो उसे ब्लैक विडो मूवी में भी नहीं मिला था। क्लिंट ने अपने परिवार को स्नैप में खोया था पर नताशा ने भी अपने परिवार को स्नैप में खोया, लेकिन वो दुनिया को जलाने नहीं निकल गई। उसने अपने आप को शांत रखा, एवेंजर्स को लीड किया, स्पेस में गई और जब सैक्रिफाइस का टाइम आया तो उसने खुद को चुना ताकि क्लिंट को सेकंड चांस मिल सके और उसकी बहन वापस आ सके। अपने आखिरी समय में नताशा रोमानॉफ ने प्रूव कर दिया कि एक बेस्ट एवेंजर किसे कहते हैं। इन सब के ऊपर येलेना और केट बिशप का इंटरेक्शन बहुत ऑसम था और ये मोस्ट प्रोबेबली इंडिकेशन है फ्यूचर न्यू ब्लैक विडो और न्यू हॉकाई टीम अप का। बात करें रोनिन की तो क्लिंट वापस अपने रोनिन सूट में एपिसोड 5 में आया तो, पर थैंक गॉड उसने वो खून खराबा नहीं किया जो उसने एंड गेम में किया था। हालांकि यहाँ हमें वही स्टोरी लाइन देखने को मिली जो कॉमिक्स में हुई थी। माया लोपेज के पिता को मरवाने में किंगपिन का ही हाथ था और इस चीज को वो यूज करके माया को अपना वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था। ये चीज जितनी डायबॉलिकल है उससे कई ज्यादा ये हमें रीअश्योर करवा रही है कि ये वही किंगपिन है जिसे हमने डेयरडेविल सीरीज में देखा था। प्लस एक और फैक्ट क्लियर हुआ कि किंगपिन थैनोस के स्नैप में बचने वाले आधे लोगों में से एक था। शायद यही रीजन है कि उसने अपने आप को जेल से छुड़ा लिया क्योंकि डेयरडेविल के तीसरे सीजन के एंड में वो जेल में गया था। इन सब के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक स्नैप में गायब हो गया होगा क्योंकि उसके रहते किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क जेल से बाहर नहीं रह सकता। हालांकि किंगपिन की वाइफ वेनेसा का क्या हुआ ये हमें इस सीरीज में कहीं नहीं पता चला, पर सीरीज के एंड में माया लोपेज विल्सन को गोली मार देती है। तो अगर आपको चिंता है कि मार्वल नेटफ्लिक्स का सबसे खतरनाक विलन अपने पहले एमसीयू अपीयरेंस में ही मारा गया तो चिंता नहीं, ये सीन लिया गया था 1998 के डेयरडेविल इशू 15 से और कॉमिक्स में इसके बाद भी विल्सन फिस्क बच जाता है। आई मीन आप कैसे भूल सकते हैं कि इस आदमी ने कार के गेट से लोगों को मारा है, ब्रिक वॉल में छेद किया है, बुलजाई की कमर तोड़ी है और ये कार के गेट को पकड़ के उखाड़ चुका है, तो एक गोली तो उसको ऊपर नहीं पहुंचा सकती। प्लस अगर आप किंगपिन के आउटफिट को भी देखकर थोड़े से अनश्योर हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये आउटफिट कॉमिक एक्यूरेट है क्योंकि किंगपिन का रोल प्ले कैरेक्टर विंसेंट डी ओनोफ्रियो का ही आइडिया था। ये आउटफिट लिया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन फैमिली बिजनेस स्टोरी लाइन से, जहां उसके हाथ में केन भी होता है। हमें केट और क्लिंट ट्रिक एरोस बनाते हुए दिखे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सारे एरोस कॉमिक एक्यूरेट हैं, यहां तक कि इलेक्ट्रो एरो और रॉकेट एरो भी। हालांकि दुख की बात यह है कि हमें बूमरैंग एरो नहीं दिखा, पर बाकी सारे एरोस जो यहाँ यूज हुए वो 2012 की मैट फैक्शन की हॉकाई कॉमिक्स से आए हैं। प्लस ये एपिसोड भी इंस्पायर्ड था इस सीरीज के 4th और 5th इशू से। हमें आखिरकार रोलेक्स की असली ओनर का भी पता चला। क्लिंट की वाइफ लॉरा बार्टन पहले शील्ड एजेंट रह चुकी है जहां उसका नाम था एजेंट 19, इसीलिए इस वॉच के पीछे लिखा था 19। हालांकि कॉमिक्स में एक कोड होता है बॉबी मोर्स का जिसे जाना जाता है मॉकिंगबर्ड के नाम से, जो कि बहुत जबरदस्त एवेंजर होने के साथ साथ क्लिंट की वाइफ भी होती है। हालांकि एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज में भी बॉबी मोर्स नाम की शील्ड एजेंट होती है पर उसको कहीं भी एजेंट 19 नहीं कहा गया। प्लस मार्वल स्टूडियोज टाइम टाइम पर हमें बताता रहता है कि एजेंट्स ऑफ शील्ड एमसीयू कैनन नहीं है। जैक ड्यूकेन लास्ट में एक अच्छा आदमी निकला जिसने लार्पर्स की मदद करी लोगों को सेफ रखने में। हालांकि अब हमें बस ब्लेड, ब्लैक नाइट और जैक का टीम अप चाहिए और हमें जिस सोर्ड एक्शन की तलाश है वो पूरी हो जाएगी। बात करें उन ब्रोज की जो छोटे हो गए और फिर उन्हें उल्लू ले गया, वो ब्रोज अब वापस नहीं आने वाले। जब हम इस सीरीज को शुरू से एंड तक देख रहे थे तो एक चीज यहाँ बहुत सही थी, वो ये कि हर एपिसोड बिल्कुल सही पेस पर था, हर सीन कंसिस्टेंट था। क्लिंट का नताशा को खोने का पेन हमें दिखा, माया का डेफ होना हमें दिखा कि कैसे वो सबके बीच होते हुए भी अकेली थी, किंगपिन का खतरनाक बात करने का तरीका और उसी लेवल का स्ट्रेंथ। फनी ब्रोज जिनके एक्शन बताते हैं कि क्यों ये लोग ब्लिप के दौरान रोनिन के अटैक से बच गए और लास्ट में एक फुल ऑन बो एंड एरो एक्शन। हॉकाई सीरीज से हमें इसी चीज की उम्मीद थी, पर अगर आप नोटिस करें तो मार्वल ने इस साल जितने जोर शोर से अपने बाकी डिज्नी प्लस सीरीज और मूवीज को प्रमोट किया उतना जोर और उतना शोर हमें एटर्नल और हॉकाई के केस में नहीं दिखा। कई लोगों को तो आइडिया भी नहीं था कि हॉकाई सीरीज शुरू हो चुकी है और कुछ लोगों ने आज भी एटर्नल्स मूवी नहीं देखी। शैंग-ची भी एटर्नल्स की तरह नया था पर उसकी मार्केटिंग इतनी परफेक्ट हुई कि आज अच्छी खासी ऑडियंस शैंग-ची को वापस किसी एमसीयू प्रोजेक्ट में देखने के लिए एक्साइटेड है। ये हमें बताता है कि मार्केटिंग और प्रमोशन कितना जरूरी है किसी सीरीज या मूवी के आने से पहले, क्योंकि अगर ऑडियंस को पता ही नहीं होगा कि अब क्या आने वाला है या एक लेवल की हाइप ही नहीं होगी किसी प्रोजेक्ट को लेकर तो ऑडियंस किस पॉइंट पर खुद को सीरीज से कनेक्ट करेगी। हॉकाई के फ्यूचर की बात करें तो क्लिंट बार्टन वापस आएगा पर अब वो अकेला नॉन सुपर पावर्ड हीरो नहीं होगा। केट बिशप को प्रोबेबली सेटअप किया जाएगा यंग एवेंजर्स के लिए जिसके ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स टाइम टू टाइम हमें दिखा दिए गए हैं। किंगपिन मार्वल कॉमिक्स का इतना बड़ा नाम है कि उसको एक एपिसोड में इंट्रोड्यूस करके उसी में निपटा देना इंपॉसिबल है। किंगपिन वापस आएगा बस जल्दी नहीं, क्योंकि बुलेट वुंड से रिकवर करने में टाइम लगता है। एक नई ब्लैक विडो रेडी है दुनिया को बचाने के लिए पर वो कोई पोजर नहीं है और हॉकाई की ब्रांडिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो अब लोग उसे पहचानने लगेंगे ही।
पोस्ट क्रेडिट सीन की मैं बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे देखकर मैं अभी भी क्रिंज से सहमा हुआ हूँ।